ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 मई 2020 को YouTube पर अपना एक नया वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ज्योतिष की सामान्य जानकारी। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने पिछले वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में चौथा लॉकडाउन करीब 28 मई से 2 जून के बीच चलेगा। सरकार ने भी उसी प्रकार 31 मई 2020 तक चौथे लॉकडाउन को घोषित किया। आज ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में 5वां लॉकडाउन करीब 14 या 15 जून तक चलेगा। इसके बाद ऐसा भी प्रतीत होता है कि छठा लॉकडाउन भी 16 जून से करीब 30 मई तक चलेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, सरकार ने चौथे लॉकडाउन में कुछ गलतियां अवश्य की हैं। ये मेरा निजी मत है, पर ऐसी गलतियां भी ज्योतिषी ग्रहों के अनुसार हो जाती हैं। जैसे कि सरकार ने शराब की दुकानों को खोला, कुछ और रियायतें दी। उससे ये हुआ कि लोगों का आदान प्रदान बाहर ज़्यादा शुरू हुआ। उससे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है और वो ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अब क्या किया जाए? पर चूंकि आज भी सूर्य वृषभ राशि में है और आने वाले टाइम में अर्थात 14 या 15 जून को सूर्य बुध राशि में आएंगे, जो कि व्यापार की राशि है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की ये मंशा है कि एक और देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों की अर्थव्यवस्था को खोला जाए। पर चूंकि कहा जाता है कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही हो रहा है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना में हमको अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव किस प्रकार से करना है। हमने तमाम वीडियो में, अखबारों में इस बात को बता रखा है कि आपको कोरोना से किस प्रकार बचना है, साथ ही साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी कैसे पूरा करना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि तो अवश्य होगी। पर यह भी उतना सच है कि लॉकडाउन 6 जब 15 जून के बाद शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि उसके बाद इस संख्या में अचानक गिराव आना शुरू होगा। जी, अब मैं आपको ज्योतिष के कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिलचस्प रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन हालांकि कोई नई नहीं है, इसमें सामान्य जानकारी आपको दी जा रही है ताकि जिसकी रुचि ज्योतिष में नहीं है वो ये वीडियो को देखकर ज्योतिष के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख सकता है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष 2 पक्षों में बटा हुआ है। एक है फलित, एक है गणित, अर्थात एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम ग्रहों, उनकी दूरी, खगोल विद्या, अंतरिक्ष, इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात एस्ट्रोलॉजी से ये पुरानी विद्या है। प्राचीन विद्वानों ने, मनीषियों ने पहले इसका अध्ययन किया, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजी में हम फलादेश बताते हैं, लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं, उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन आज के युग में चूँकि एस्ट्रोनॉमी तो काफ़ी बताई जा चुकी है, पर लोगों की जिज्ञासा एस्ट्रोलॉजी में अधिक होती है कि मेरे साथ कल क्या होगा। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं
हर राशि में करीब 3 नक्षत्र आते हैं। 12 राशियां हैं। इसी प्रकार 9 ग्रह हैं। 12 राशि हम जानते ही हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और आखिर में मीन राशि। हर राशियों के एक स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी है मंगल, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य देव, कन्या राशि के स्वामी है बुध, तुला राशि के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के बृहस्पति। इसी प्रकार कुछ ग्रहों को हम शुभ ग्रह कहते हैं, कुछ ग्रहों को हम अशुभ ग्रह कहते हैं। शुभ ग्रहों की कौन कौन से ग्रह हैं? शुभ ग्रह में आते हैं आपके बुध, गुरु, शुक्र। इसी प्रकार अशुभ ग्रहों में आते हैं शनि, राहु, केतु। चंद्रमा को अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो उसको हम शुभ ग्रह कहते हैं, और अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो उसे हम अशुभ कहते हैं। सूर्य ग्रह भी उसकी अवस्था के अनुसार शुभ और अशुभ परिणाम देता है और जबरदस्त देता है। जी, जिस प्रकार जब किसी मानव का जन्म होता है, आप देखें उसकी कुंडली में जिस नंबर के ऊपर चंद्रमा बैठा होगा वो उसकी जन्म राशि होगी। जन्म राशि का ये महत्व है कि वह हमारे मन को प्रभावित अधिक करती है, और जन्म राशि के हिसाब से ही हम उस मानव का फलादेश देते हैं। वो फलादेश 1 महीने 1 साल का हो सकता है। दूसरा होता है लगन। बर्थ चार्ट के अंदर जो पहली केंद्र के अंदर नंबर होता है उसको हम लगन कहते हैं। लगन का महत्व भी बहुत अधिक है। लगन हमारे पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, और लगन का स्वामी जिस घर में बैठा होगा तो हमारा पूरा दृष्टिकोण, हमारी पूरी नज़र उस ओर होगी। जैसे उदाहरण के लिए लगन का स्वामी चौथे घर में बैठा है तो हमारा पूरा ख्याल हमारी माता पर, भवन पर, भूमि पर, गाड़ी पर, सुख पर, जनता पर अधिक होगा। अगर लगन का स्वामी 11वें भाव में होगा तो हमारा पूरा ध्यान धन कमाने पर, बड़े भाई के साथ रिश्तों पर, समाज के साथ संबंधों पर, हमारी ख्याति पर अधिक रहेगा। इसी प्रकार 2 शुक्ल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा अमावस्या से आगे बढ़ता हुआ पूर्णिमा की ओर जाता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। ये 15 दिन का होता है। और जब पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा गोल होता है, वहाँ से जब वो धीरे धीरे कम होता जाता है तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। वो भी 15 दिन का होता है। शुक्ल पक्ष को हम शुभ चंद्रमा कहते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष को हम अशुभ चंद्रमा कहते हैं। वैसे उसकी शुभता अशुभता उस पर भी डिपेंड करती है कि किसी क्रूर या शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर है या नहीं। इसी प्रकार हमारे हिंदी पंचांग में 12 महीने होते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश पंचांग में जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, हिंदी पंचांग में हम इसे कहते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसी प्रकार कुछ ग्रहों की आपस में मित्रता और आपस में कुछ दुश्मनी भी होती है।
जैसे सूर्य के चंद्रमा मित्र हैं, बृहस्पति मित्र हैं, मंगल मित्र हैं। सूर्य के शनि राहु केतु दुश्मन हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के बुध मित्र हैं, शुक्र मित्र हैं, मंगल मित्र हैं, सूर्य मित्र हैं, शनि राहु केतु दुश्मन हैं। इसी प्रकार शुक्र के बुध मित्र हैं, चंद्रमा मित्र हैं, शनि मित्र हैं। हालांकि राहु भी मित्र हैं, लेकिन शुक्र के सूर्य मित्रता नहीं रखते। इसी प्रकार ग्रहों को पुरुष और स्त्री वर्गों में बांटा गया है। जैसे सूर्य पुरुष ग्रह हैं, मंगल पुरुष ग्रह हैं, गुरु पुरुष ग्रह हैं, तो चंद्रमा और शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है, अर्थात उनकी प्रकृति कहीं ना कहीं स्त्री की तरह होती है। कुछ नापुंसक ग्रह भी होते हैं, ना पुरुष होते हैं ना स्त्री कारक ग्रह होते हैं, जैसे शनि, बुध। ये ग्रह जिस और ग्रहों के साथ बैठते हैं अपना रूप वैसे धारण कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये वो ग्रह हैं जो हमको आंखों से दिखाई देते हैं। इसके अलावा राहु केतु भी 2 ग्रहों की गणना की गई है, पर ये आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको छाया ग्रह मात्र बोला गया है। जैसे हमारी छाया होती है उसी प्रकार राहु केतु भी छाया ग्रह कहा गया है। इनका फल हमेशा सडनली, अचानक देखने को मिलता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह साल 2020 राहु ओरिएंटेड वर्ष है, इसलिए इस साल आपको दुख, विचित्र घटनाएं अचानक देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार सूर्य की कुछ दशाएं भी होती हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा को स्वामी होते हैं, शनि पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, बुध उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं, मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, शुक्र जो होते हैं अग्निकोण के स्वामी होते हैं, चंद्रमा होते हैं वायु कोण के और गुरु होते हैं ईशान कोण के। इसी प्रकार हर ग्रहों की कुछ दृष्टि भी होती है। जैसे सूर्य अपने से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनकी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। इसी प्रकार चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि होती है। मंगल ग्रह की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। आठवीं दृष्टि मंगल की मारक होती है। बुध ग्रह की केवल एक दृष्टि होती है, वो होती है सप्तम। गुरु 3 दृष्टियां रखता है, जैसे पंचम दृष्टि रखता है, सप्तम दृष्टि रखता है और अपने से नवम दृष्टि रखता है। शुक्र की भी एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे शनि अपने स्थान से तीसरे स्थान को देखता है, सप्तम स्थान को देखता है और दशम स्थान को देखता है। इसी प्रकार राहु केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। राहु और केतु हमेशा अपने से एक दूसरे से सप्तम स्थान पर रहते हैं। मान लीजिए जैसे राहु मेष राशि में विद्वान है तो केतु हमेशा सप्तम स्थान में विद्वान रहते हैं, अर्थात तुला राशि में विद्वान रहते हैं। जैसे कि आपने बर्थ चार्ट देखी होगी, किसी भी इंसान की बर्थ चार्ट देखी होगी, उसमें 12 घर विद्यमान होते हैं, जैसे प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय घर। हर घर किसी न किसी क्षेत्र को, मानव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रथम घर से हम किसी इंसान के पूरे लगन, उसके चेहरे, उनकी मनोस्थिति के बारे में विचार करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय स्थान उसके मानव के धन भाव, उसके परिवार, उसके बैंक बैलेंस, उसकी बोलने की शक्ति से संबंधित होता है। तीसरा घर पराक्रम से संबंधित होता है, उसके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उसकी छोटी यात्रा कैसी होगी, उसके पड़ोसी कैसे होंगे, वो फ़ोन, इंटरनेट, संचार व्यवस्था का कैसा
इस्तेमाल करेगा, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार चौथा घर हमारे सुख के बारे में, हमारे माता के बारे में, हमारे भवन भूमि, हमारे पशु, हमारी गाड़ी और जनता को रिप्रेजेंट करता है। पंचम घर हमारी बेसिकली संतान को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हॉबी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पढ़ाई लिखाई को रिप्रेजेंट करता है, हमारे रोमांस, हमारे लवर स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। छठा घर हमारा शत्रु, हमारी पड़ोसी, हमारे कंपटीशन, बुरी आदतें, नौकर चाकर को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम घर जो है हमारे बेसिकली पति पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, रोज़ हम कितना पैसा कमाएंगे इसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम घर के बारे में बताना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि एक रहस्यमयी भाव है, फिर भी ये हमारी आयु, मृत्यु भाव, छुपे हुए खजाने, नए नए आविष्कार करना, गूढ़ विद्या, चोरी, कष्ट को रिप्रेजेंट करता है। नवम ग्रह बेसिकली हमारे भाग्य को, तीर्थ यात्राओं को, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। दशम घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कर्म भाव को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, हमें यश कैसा मिलेगा इसको रिप्रेजेंट करता है, हम कितने मेहनती होंगे इसको रिप्रेजेंट करता है। 11वां घर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारी आय के साधनों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, हमें लाभ कितना होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी विद्या कैसी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है, और सरकार से हमें क्या लाभ होगा इसको भी रिप्रेजेंट करता है। अंतिम भाव अर्थात 12वां भाव हमारे व्यय को रिप्रेजेंट करता है, हमारा व्यय किन क्षेत्रों पर हुआ, सरकारी दंड, जुर्माना, जेल, कारावास, मानसिक परेशानी, शैया सुख, विदेश यात्राएं, इनको रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो द्वारा आपको वर्तमान समय में कोरोना की अवस्था और आने वाले लॉकडाउन के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी मिली होगी, और जो ज्योतिष के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है, इससे आपको विशेषकर जिन लोगों को ज्योतिष की जानकारी नहीं है या कम है, ये वीडियो देखकर काफ़ी जानकारी, उनको बेसिक जानकारी या उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जाते जाते अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो द्वारा अधिक से अधिक लोगों को मार्गदर्शन मिल सके। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आपके फ़ोन पर मिल सके। और हाँ, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक आपको खुशखबरी दी थी कि 15 अगस्त 2020 तक मैं शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच आपकी सेवा में उपलब्ध रहता हूँ। इन दिनों रोज़ मुझे 5 से 10 फ़ोन कॉल्स आ रही हैं जो मुझसे कोरोना रूपी प्रश्न या अपने निजी प्रश्न का हल मेरे से फ़ोन पे या व्हाट्सएप से ले रहे हैं। अगर आपने इस लाभ का लाभ नहीं लिया तो जल्दी कीजिए और इसका लाभ लीजिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट्स दीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को, अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम।